नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज बात राजनीति से बड़ी है, आज बात राष्ट्रहित की है। आज एक ऐसी आवाज आई है जो सत्ता पक्ष से नहीं विपक्ष की पंक्तियों से उठी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की, लेकिन बात भारत की हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उन नेताओं को आईना इस बार दिखाया है जो विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की हार में अपनी राजनीतिक जीत तलाशते हैं। शशि थरूर ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भाजपा की विदेश नीति नहीं होती, कोई कांग्रेस की विदेश नीति नहीं होती, क्योंकि विदेश नीति सिर्फ भारत की होती है। और इससे भी आगे जाकर उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी की हार पर खुश होता है तो मुझे उसमें भारत की हार दिखती है। यानी सवाल सीधा साफ है, क्या आज भी कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं? क्या विदेश नीति को भी वोट बैंक और बयानबाजू के तराजू में तौला जाता है? और शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर भी कड़ा अलर्ट दिया है, यह भी आपको आज बताएंगे जवाब तो चाहिए में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब वो पुराना वाला पाकिस्तान नहीं है, अब वो ड्रोन रॉकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और छिपकर हमला करने की रणनीति पर काम करने वाला देश है। थरूर ने चेताया कि भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश अक्सर खतरनाक फैसले ले बैठता है। तो आज जवाब तो चाहिए में सवाल बेहद साफ है जो आज हम उठाने जा रहे हैं। क्या विदेश नीति पर राजनीति करना देश के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? यह बड़ा और अहम सवाल है आज। कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सुर में बोलना आज भी संभव है क्या? यह सवाल उठाना पड़ रहा है। क्या विपक्ष को हर हमला देश के हित में है या सत्ता की राजनीति में है? यह भी जरा समझना होगा। विपक्ष का कोई भी हमला हो, क्या वो देश के हित में होता है या सत्ता की राजनीति में? वो क्या कहना चाहते हैं? थरूर की बात कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी? सवाल यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको आज हम रेज करेंगे जवाब तो चाहिए में। देखिए, आज की बहस में राष्ट्रहित होगा, केंद्र में राजनीति होगी, कटघरे में राजनीति को खड़ा करेंगे, क्योंकि जब बात देश की हो तो जवाब तो चाहिए। लेकिन इस विषय को मैं आगे बढ़ाऊं, पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं जो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हमारे पास का जैसा है क्या कर, दूसरी जगह कुछ बोले तो इमीडिएट एक्शन लेते, हमारे पास लेते मोर डेमोक्रेसी है तो बोले उनका एक सोचूंगा, मगर पार्टी का सोच नहीं है। देखिए, थरूर जी ने फिर से एक बार नेपोकिड राहुल गांधी को एक आईना दिखाया है और उनके प्रोपेगेंडा पर करारा तमाचा दिया है। राहुल गांधी बोलते हैं भारत हार गया, सिंदूर में सेना हार गई, भारत सरेंडर कर गया, और थरूर जी उनको बताते हैं, तो इतने बड़े एक्सपर्ट भी रहे, कि भाई फॉरेन पॉलिसी देश की होती है, पार्टी की नहीं। और प्रधानमंत्री का हारना मतलब देश का हारना, तो अब किस बात पर खुश हो रहे हो? परंतु राहुल गांधी है जो परिवार के हित को देश के हित के ऊपर रखते हैं, उनको तो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ना है, उन्होंने कहा है ये बात। इसीलिए भारत की सेना के खिलाफ झूठ, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ झूठ, बर्लिन में जाकर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं। पर शशि थरूर जी ने ही उनको फैक्ट चेक किया है। अब मुझे केवल इतनी प्रार्थना करनी है कि थरूर जी के खिलाफ कहीं फतवा जारी करके उनको पार्टी वार्टी से ना निकाल दे, क्योंकि राहुल गांधी के लिए परिवार प्रथम है, देश प्रथम नहीं है। देश पहले या राजनीति पहले, कुल जमा सवाल आज का यही है। इसी की हम करेंगे बात। पैनल में कौन कौन से हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अमित तिवारी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना हबीब खान कंजार है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मामला पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही है। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीति विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित तिवारी के साथ करना चाहूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमित जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सर, सीधा सवाल है, शशि थरूर ये कह रहे हैं कि विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं होती, मतलब विदेश नीति ना भाजपा की होती है, ना विदेश नीति कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है तब की होती है। उन्होंने सीधे तौर पर जो कहा है वो सोच क्या आज विपक्ष की सोच के रूप में आपको खड़ा दिखता है या नहीं दिखता है? ये जरा समझाइए और बताइए किस प्रकार से उन्होंने आना दिखाने की कोशिश की।
आशीष भाई, देखिए आज जो शशि थरूर ने कहा है, हम्म, ये एडवाइस राहुल गांधी को हम्म, पक्ष के तरफ से कई बार दिए गए कि हम्म, देखिए जिस तरीके से आप चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो जब यूएस से जो अवैध घुसपैठियों को भारत भेजा जा रहा था, जिस तरीके से हम्म, जो तस्वीरें हमने देखी थी, चाहे हम्म, उस मुद्दे को लेकर हो हम्म, या अभी हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने देखा, और जब ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा उस पे देखा, तो इन सब चीजों को लेकर विपक्ष में हम्म, एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। जब भी ट्रंप कहते थे कि हमने सीज फायर करवाया, तो हम्म, विपक्ष को लगता था कि एक तरीके से एनर्जी मिल गई। हम्म, और जब ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, हम्म, तो विपक्ष को लगा कि कहीं से उनको एक ऊर्जा मिली है और उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ है। तो इस तरीके की राजनीति बहुत दूर तक नहीं जाती है, हम्म, पहली बात। दूसरी बात, आप जब भी कोई ऐसा इंटरनेशनल पटल पर, हमें एज अ देश एक साथ दिखना चाहिए किसी भी ऐसे क्राइसिस में या हो, या जब भी आप बाहर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हमें एज अ देश एक साथ दिखना चाहिए, एक स्वर में दिखना चाहिए। आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा, जी, ना ही यूएस में, ना बिल्कुल, यूरोप में, ना हम्म, लंदन में, कहीं भी इस हम्म, तरीके की चीजें आपको नहीं दिखती है, ना चाइना में और ना ही पाकिस्तान में। हम्म, पाकिस्तान में तो कई बार विपक्ष के नेताओं के बयान अपने डोजियर में डालकर यूएन में सबमिट किए हैं, यूएन हम्म, को दिया है। हम्म, तो ये सब बहुत ही चिंताजनक ठीक, बातें हैं। हम्म, और जब राहुल गांधी कहते हैं हम्म, कि हमें इंडियन स्टेट से लड़ना है, हमें सभी जगहों पर आरएसएस का कब्जा हो गया है, हम्म, इस तरीके की बातें जब वो विदेश में जाते हैं और हम्म, वहां पर कहते हैं, और वहां पे ये कहते हैं कि यूएस एंड यूके द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हम्म, आप एक तरीके से डेमोक्रेसी की जननी को आप ठीक, एक तरीके से बंधक बनाने का बात करते कहते कि आप आइए, इसमें हस्तक्षेप कीजिए और हम्म, इसे हम आपका इसमें साथ देंगे। तो इससे बड़ा मतलब देश के ठीक है विरुद्ध सर, जाकर बात कहने वाली और कोई नहीं होगी। और मैं एक बात आपको और बता दूं, 10 जी, सेकंड दीजिएगा, हाँ, कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, हाँ, एक बहुत बड़ा वर्ग है, मैं नहीं ये कह रहा हूं, हम्म, जो कि राहुल गांधी को हम्म, देशद्रोही मानता है। कांग्रेस पार्टी को, आज जिस स्वरूप में कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी को एक देशद्रोही पार्टी ठीक मानती है, है। ठीक इस है अमित जी, आप बने रहेगा। कांग्रेस देश पार्टी में के है। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए मुन्ना हबीब खान, सभी का एक बार फटाफट ओपनिंग रिमार्क हो जाए, उसके बाद में हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। मुन्ना हबीब खान जी, स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, बिल्कुल मिल ठीक है सर, रही मेरा सवाल बहुत सीधा है। आशीष जी। शशि थरूर की बात, क्या ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है या कहेंगे आप कि ये उनका निजी और व्यक्तिगत बयान है? मुन्ना हबीब खान। नहीं, बिल्कुल ये उनका निजी और व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी लाइन का तो बयान हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता और जो भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के, बार बार वो सरकार के खिलाफ जो आवाजें उठा रहे हैं, जिस तरीके से सरकारें चल रही है, जिस तानाशाही के दौर में भारत 2014 के बाद गुजर रहा है, अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं शशि थरूर जी का बयान बिल्कुल विपरीत है। आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद शशि थरूर जी देश के पीएम के गुणगान गा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के खिलाफ है, पार्टी लाइन के ये बयान नहीं माने जा सकते। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक केरल में प्रदेश अध्यक्ष चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के पास वहां कोई मजबूत कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने शशि थरूर पे डोरे डाले हैं। उसकी मंशा साफ है कि जो केरल में चुनाव है वहां एक प्रदेश ठीक है हबीब अध्यक्ष खान जी, चाहिए आप और बने प्रदेश रहेगा सर। एक बार अध्यक्ष वहां ओपनिंग कोई रिमार्क है हो गया, मैं चाहूंगा कि फटाफट सभी का ओपनिंग रिमार्क एक बार एटलीस्ट हो जाए, फिर हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, समय मिलेगा सर, प्लीज बने रहिएगा। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या यह कहना गलत है कि विदेश नीति पर राजनीति करना देश के साथ विश्वासघात करने जैसा है? इस ओर इशारा शायद थरूर जी भी कर रहे थे, कांग्रेस को नहीं दिखाई और सुनाई दे रहा है। आशीष जी, इससे बड़ी बात, इससे अलग कोई बात हो सकती है? इससे कोई इनकार कर सकता है कि जो भी देश की विदेश नीति होती है, तो जो भी सरकार उस समय होती है वो उस सरकार की नीति कहलाती है।
लेकिन कुल मिलाकर तो विदेश नीति क्या है कि भाई हमारी सुरक्षा हो और हमारा आर्थिक उन्नति हो, उसको लेके विदेशों से हमारे संबंध हो। तो हर सरकार उसको लेके चलती है। और यदि कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह ये कहता है कि भाई यहाँ पे तो हमारी सरकार की हार हो गई, पीएम की हार हो गई, तो वो विदेशों में क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है भाई भारत की हार हो गई जी। क्योंकि जो सरकार है वो तो भारत की सरकार है ना, वो तो किसी पार्टी की सरकार नहीं है। और इसीलिए जो विदेश नीति है वो भी उस देश की नीति है। पार्टियां तो जब तक चुनाव लड़ती हैं तब तक ही है ना। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि ये भाजपा की सरकार है या ये कांग्रेस की सरकार है या ये यूपीए की सरकार है। कहीं संविधान में आपने कहीं देखा है ऐसा लिखा हुआ कि किसकी सरकार है? बिल्कुल, वो भारत की सरकार है, भारत सरकार। के चुने हुए सांसदों की सरकार है जो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो बात कही है वो बात बिल्कुल स्पष्ट है और उसका सीधा सीधा इशारा उन सभी ताकतों पर है। और चाहे उनकी अपनी पार्टी हो, उनके अपने लीडर राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे लोग हो, कि अगर आप भारत की सरकार की नीतियों का विदेशों में विरोध करते हैं और उसकी खुशी मनाते हैं तो वो ऐसा ही है जैसे देश की हार पे खुशी मनाने वाली बात। और ये तो जग जाहिर है कि भाई इनका एक ही काम रह गया है, इनके लीडर का तो विदेश जाना है, भारत सरकार की बुराई करनी है, प्रधानमंत्री की बुराई करनी है, यहाँ की संस्थाओं की बुराई करनी है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है राजनीति में? इम्पोर्टेंट ये है राजनीति में कि क्या वो जो वहां बोलते हैं उससे इस देश में कोई हलचल हो रही है क्या इस देश के लोग उससे मतलब उसको आगे लेके चल रहे हैं क्या? उनकी बातों उनको कोई तवज्जो दे रहे हैं? या विदेश में भी जिन देशों में वो जाकर के ये बातें कह रहे हैं क्या उस देश की सरकारें उनकी बातों से चल रही हैं क्या? 150 आदमी यूनिवर्सिटी में इकट्ठे कर लीजिए, वहां बोल दीजिए क्योंकि एलओपी है। लेकिन तो अब मैं आपसे ये भी आगे लीजिए। समझूंगा स्वामी जी की शशि थरूर ने इस प्रकार के बयान कोई पहली बार नहीं दिए हैं, कई बार उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए, लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी उनके बयान के बाद में उनका व्यक्तिगत बयान है, उनका निजी बयान है कह के पल्ला क्यों झाड़ती है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे। प्लीज आप बने रहिएगा सर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, शशि थरूर के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? इस पर एक छोटा सा जवाब का चाहूंगा। साथ साथ में मैं ये भी समझना आपसे चाहूंगा क्योंकि शशि थरूर ने पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को लेकर भी बोला है। उन्होंने कहा है कि वो सैन्य रणनीति भारत के लिए चुनौती बनती जा रही क्योंकि अब वो वाला पाकिस्तान वो नहीं रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। किस प्रकार से आप देखेंगे इन दोनों बातों को संजीव जी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, पूरे राष्ट्र के वो नेता हैं और एक निर्वाचित नेता है। वो संसद की जो हमारी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके माध्यम से चुने गए राष्ट्र के नेता हैं। और इस राष्ट्र के नेता के बारे में अगर विदेशों की धरती पर जाकर के और भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित करके अगर ये बात कही जाए कि इनकी जीत हुई है वो या हार हुई है, तो जाहिर है कि उसका संबंध पूरे राष्ट्र से होता है। और इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जो शशि थरूर जी का जो ये बयान है वो बिल्कुल उचित है और उन्होंने ये बिल्कुल सही आलोचना की है। हालांकि मैं ये रिपोर्ट देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इससे अपने आप को डिस्टेंस किया है और ये उनके व्यक्तिगत बयान के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें तो ये जो बयान है शशि थरूर जी का, ये बिल्कुल उचित बयान मेरे असेसमेंट के मुताबिक है। और इस तरीके की बातें विशेष रूप से जब आप विदेशों की यात्रा पर होते हैं और आप यदि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसी संसद में आप लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर बैठते हैं और आपके समक्ष भारत के और राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री के तौर पर जो चुने गए हैं वो बैठते हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि विदेशों की धरती पर इसकी जो गरिमा है उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, भारत के विरुद्ध विदेशों की धरती से बड़ी साजिशें चल रही हैं। जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी के बारे में हम लोग सब जानते हैं, उसी तरीके से जो डीप स्टेट एलिमेंट्स जहां कहीं भी हैं, हमारे जो आतंक परस्त पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, जाहिर है कि चाइना का भी डीप स्टेट है और विश्व में अन्य जगहों पर भी अनेक तरीके के एंटी इंडिया एक्टिविटीज चलती हैं, जैसा कि आपने देखा।
तो ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति का बयान या ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो बयान भारत के संदर्भ में और भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में अगर वो देंगे तो उसका वो दुरुपयोग करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि जॉर्ज सोरोस कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी की बैल आइडी रही है, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ रही है, इत्यादि इत्यादि। हमने जॉर्ज सोरोस के बयान देखे हैं। तो ये जो बयानों को सब्सटेंशिएट करने के लिए इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल वो करेंगे। हम इस पर और बात करेंगे। अमित जी भी हमारे साथ। अमित जी, बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भाई इन्होंने राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का कार्य किया है थरूर जी ने, विशेष तौर पर उन लोगों को जो विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुन्ना हबीब खान यही बैठे हैं आपके सामने, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डोरे डाल रहे हैं इनको, प्रदेश अध्यक्ष ये केरल में, इसीलिए शशि थरूर पर डोरे डाल रहे हैं। इसलिए आप लोग उनको, जब पुतिन साहब आते हैं तो उनको आप डिनर के लिए बुलाते हैं और कोई नेता कांग्रेस का आपको नहीं दिखता है, जब बाहर डेलीगेशन भेजना होता है तो वहां पर भी थरूर का नाम आगे रहता है। तो ये डोरे नहीं डाल रहे तो क्या कर रहे हैं आप लोग? अमित तिवारी जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि जो भी आपको देश के हित में बात करता हुआ दिखेगा, या तो वो इनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लगने लगता है या गोदी मीडिया लगने लगता है। जो भी आपको देश हित में बात करता हुआ दिखेगा, देश के साथ खड़ा होता हुआ दिखेगा, और जो भी देश के विरुद्ध बात करता है, इनको पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना है। आप देखिए, एक एक करके राहुल गांधी के जो विदेशी दौरे हैं उसको आप देखिए, किस तरीके से वो बाहर जाते हैं। अमेरिका जाते हैं तो इला उमर से मिलते हैं। अभी हालिया में जर्मनी गए तो वहां पर जिस गैंग से मिले वो भी जॉर्ज सोरोस का गैंग था। उसके बाद आप देखिए, जब ये लंदन में होते हैं तो कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी के जो डिफेंडर्स हैं उनको भारत में किस तरीके से इंटरफेयर करना चाहिए। और ममता बनर्जी जी भी जब अभी हालिया अपने विदेशी दौरे पे गई थी लंदन में, तो जब उनसे इकोनॉमी पे सवाल पूछा गया कि देश तेज गति से, भारत जो है तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वो 2047 तक जो नरेंद्र मोदी जी ने आंकड़ा दिया है तो वहां तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता कि देश आगे बढ़ सकता है, इस तेज गति से आगे बढ़ सकता है। तो ये जो अविश्वास है अपने ही देश के ऊपर, ये जो अविश्वास है अपनी देश की क्षमता पर, ये जो अविश्वास है अपने देश के युवाओं पर, ये बहुत सकारात्मक तौर पर लोगों पर में नहीं देखा जाता है। और इसी चीज की चेतावनी जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राहुल गांधी को चेताया है कि आप इस तरीके की राजनीति मत कीजिए। आपको अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करना है, आप कीजिए। देश में रहकर आपको जितनी आपने रैलियां निकाली ना, भारत जोड़ो रैली यात्रा निकाली, यहाँ से वहां तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले आप, इधर से दक्षिण से पूर्व की तरफ, लेकिन आपको वो जो राजनीति है वो आप घर में रहते हुए जितना मर्जी प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां देना है वो दीजिए। मुन्ना हबीब खान, जब आप विदेश की मुन्ना हबीब खान जी हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पे। अमित जी प्लीज आप बने रहिएगा। मुन्ना हबीब खान जी आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन जो कहा शशि थरूर ने, मैं पुनः बता दूं, उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की हार पर आप जश्न मनाते हैं तो ये मान के चलिए वो भारत की हार पर आप जश्न मना रहे हैं। क्या उन्होंने गलत कहा, जरा ये आप स्पष्ट कर दीजिए अभी। और दूसरी चीज ये, क्यों ना ये कहा जाए कि आज भी कई लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, क्यों ना कहा जाए कि विदेश नीति को भी वोट बैंक और बयानबाजी के तराजू पे तौला जाता है? मुन्ना हबीब खान, पहली बात तो ये है कि मोदी का विरोध कब से राष्ट्र का विरोध हो गया? मोदी राष्ट्र है क्या? सवाल ये है कि आपके सरकार का विरोध हो रहा है, देश का विरोध नहीं हो रहा है। और बात रही सीमा सुरक्षा की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीमा सुरक्षा का उल्लंघन किसने किया? पाकिस्तान में बिरयानी किसने खाई? जिन्ना के मजार पे चादर किसने चढ़ाया? प्रोटोकॉल तोड़ करके नवाज शरीफ के मां को चादर देने कौन गया था? देश में इतिहास में पहली बार ISI हमारे हिंदुस्तान में आने का जो काम किया वो किसकी सरकार थी? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो नेता विपक्ष चाहे विश्व में कहीं भी हो, अगर सवाल पूछा जाएगा तो उस मीडिया को जवाब दिया जाएगा। अगर आकाश में हो, गगन में हो, पाताल में हो, विश्व में किसी भी जगह हो, अगर सरकार के लिए सवाल पूछा जाएगा तो सरकार का जो कथनी और करनी में फर्क है वो जरूर बताया जाएगा। इसमें कोई
घबराने की बात नहीं और कोई किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं है। आप हमसे भी सवाल पूछिए तो मैं आपको बताऊंगा कि सरकार के कथनी और क्योंकि कथनी आपने में मुझे कितना बड़ा सवाल फर्क दे है। दिया है मुन्ना हबीब खान जी, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि मेरी डिबेट में मैंने देखा कई लोग आते हैं आजकल कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। मुझे आप ये बताइए सही समय तारीख दिन के हिसाब से कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन्ना के मजार पर या जिन्ना की किसी भी चीज पर कब चादर चढ़ाई जाकर, बताइए मुझे। नहीं, मोदी जी के चचा ने, अडवाणी जी ने चादर चढ़ाई, मोदी मोदी जी की बिरयानी बात आपने खाने क्या चले मुझे गए। बताइए ना भाई, मोदी मैं अभी जी- आपको मोदी जी नहीं, की नहीं, बात मैं कर रहा हूं। मोदी जी कब नहीं, वहां नहीं, पर गए, नहीं कब वहां पर साड़ी लेकर गए, जरा मुझे वो बताइए। मैं बता रहा हूँ। देखिए, मोदी जी साड़ी लेकर के नवाज शरीफ के माँ को चादर देने गए थे। मैंने कब चादर की देने बात गए थे? की, साड़ी की बात नहीं की। नहीं, चादर भी कब उन्होंने जाकर दी? अब 24 जून 2015 नहीं, मोदी जी के गलत हो आप। शासन में एक साल, अरे आप गलत हो भाई, एक साल आप गलत हो, मतलब गलत हो आप। एक काम करो, मैं थोड़ा मौका दे रहा हूं, आप पुनः पढ़ लो, गूगल कर लो कि मोदी जी खुद गए थे देने या पहले। सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपको बता देता हूं ना, मेरी भी जानकारी है थोड़ी सी, मैं बता देता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी की मां को उन्होंने साड़ी गिफ्ट की थी, जवाब स्वरूप यहां से भी भेजा गया था चादर इत्यादि जो भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल भेजा गया था। सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां पर जब गए थे तो वो लेकर नहीं गए थे देने के लिए, ना ही उन्होंने जिन्ना के मजार पर जाकर चादर चढ़ाई थी, ना ही उन्होंने बिरयानी खाई थी। इस प्रकार की बातें अनर्गल हम व्हाट्सएप पर देखते हैं, यूट्यूब के कई शॉर्ट्स में देखते हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होती सर। तो मिसगाइड मत करिए लोगों को। आज के विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। आशीष जी, मिसगाइड आप कर रहे हैं लोगों अच्छा, को। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रोटोकॉल नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार तक तो मुझे पता है। पाकिस्तान गए थे या नहीं गए? अरे बिल्कुल गए थे, बिल्कुल गए थे। और ये होता है जब कोई भी देश, सुनिए ना आपको सर, वही वाली बात है, ये होता है, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा भी माना जाता है। जब किसी भी देश में कोई नई सरकार बनती है तो वो पड़ोसियों के यहाँ पर कोशिश होती है कि रिश्ते जो है बेहतर किए जाएं। लेकिन 2014-15 के बाद मुझे बताइए प्रधानमंत्री मोदी कब वहां गए या कब कोई बात हुई? देश की जनता यही तो पूछना चाह रही है। देश की जनता ये पूछना चाह रही है, देश की जनता ये पूछना चाह रही है कि देश पहले है या राजनीति पहले है? इस पर जवाब दीजिए मुझे। आपके लिए आपका भारत पहले है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति पहले है? राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर उल जुलूल बयान देश के बारे में क्यों बोलते हैं? नहीं, मोदी कब से देश हो गया भाई? अरे भाई क्यों नहीं हो गया? आप जब बात होती है सर, आपने वही तो शशि थरूर कह क्या रहे हैं? मैंने वो सवाल पूछा है, शशि थरूर क्या कह रहे हैं? शशि थरूर ने क्या कहा है? मैंने ये सवाल लिखा हुआ है। कांग्रेस क्या उनके इस बयान को सुनेगी, समझेगी या व्यक्तिगत बयान बोलकर किनारा कर लेगी? आप लोग वही कर रहे हैं सर। हमें समझाएंगे। ये थरूर की चेतावनी है, सुन लीजिए, सिर्फ बयान नहीं है, चेतावनी भी है। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हमें बताएंगे कि देशद्रोह कौन है। ठीक है, ओके सर, हो गया। सुरेंद्र स्वामी जी, आजादी के दौरान दलाली नहीं, करने का ऐसा है काम ना करते कि थे। इनको तो आप वो समझा बताएंगे ही नहीं कि सकते। नहीं मुझे पता है सर, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पहुराए, वही वाला हिसाब है। मैं क्या बोलूं इनको? मैं चाहूंगा आपकी बात रखिए सुरेंद्र स्वामी जी। इनकी तो आइडियोलॉजी बाबर के वंशज हैं, इनकी तो जो पार्टी है। आप मुन्ना खान से ये पूछिए कि इन्होंने चादर वादर तो सब गिना दी। बाबर के वंशज कितनी बार अफगानिस्तान में बाबर की मजार पर फातिया पढ़ने क्यों गए? इनसे इसका सवाल का जवाब पूछ लीजिए बस। ये बता दें कि क्यों गए वहां फातिया पढ़ने बाबर की मजार पे। आप बीजेपी नटवर सिंह जो इनके ही मंत्री थे और इनके ही लीडर थे, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी ने कहा कि ये हमारे वंशज हैं और वंशज हैं, इसीलिए उनके जितने भी इंदिरा गांधी के वंशज हुए सब वो वहां पे मजार पे फातिया पढ़ने गए। अब ये बता दें कि गए कि नहीं गए। ये राम मंदिर नहीं गए क्योंकि राम मंदिर के अब आपने ये बोल दिया सुरेश स्वामी जी। अब आपको कुछ ही पलों में मुन्ना हबीब खान बीजेपी का एजेंट या बीजेपी का प्रवक्ता बोलेंगे। हबीब खान जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल दीजिए सर। हाँ, अंदर है तो ये कह दे ना, ये मना कर दे कि नहीं गए थे। बताइए भाई, मैं तो गए थे या नहीं गए थे मुन्ना हबीब खान? बताइए गए थे कि नहीं, पूछ लीजिए। बीजेपी के दलाल है ये, इसमें कहने की बात नहीं है। हाँ, ये बीजेपी के दलाल है। रटी रटाई चार लाइन है। एंकर कोई कठिन सवाल पूछे तो एंकर जो है बीजेपी का प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी का प्रवक्ता। जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने पे कुछ नहीं बोले, ये बाबर के वंशज बोल दिए। कहना पड़ा कि अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, कांग्रेस के दलाल है। कांग्रेस जो है
अरे भाई, मैं तो बीजेपी का दलाल हूँ, आप तो कांग्रेस का बताइए ना कि वो गए कि नहीं फातिया पढ़ने बाबर के वंशज वहाँ पे। अरे बाबर की मजार पर उनके वंशज फातिया पढ़ने गए थे या नहीं, यहाँ ना कह दीजिए। अरे आप बताइए ना, वो गए थे कि नहीं गए थे वहाँ पर, इतना सा बता दीजिए आप। ये दलाल आप एक कानून बता दीजिए जो कांग्रेस की सरकार ने सनातनी और हिंदुओं के हित में बनाया। एक कानून बता दीजिए आप। जितने कानून बनाए वो सब बाबर के वंशजों ने बाबर के वंशों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए। चाहे वो वक्फ का कानून हो, चाहे वो वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो मंदिरों का अधिग्रहण हो, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो माइनॉरिटी अफेयर। मुन्ना हबीब खान जी, थोड़ा फैक्ट्स पे बात कीजिए भाई, थोड़ा फैक्ट्स पे बात कीजिए सर। ये सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए इस बुद्धिजीवी पैनल जो हमारे साथ हमने बुलाया हुआ है, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी बैठे हैं, अमित जी बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिलो द बेल्ट जाकर मुन्ना हबीब खान आप ही बोल रहे हैं। बिलो द बेल्ट जाने की आवश्यकता क्या है? आप तर्कों पर हराइए ना, आप तर्कों पर हराइए। दलाल इस सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल क्यों करते कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? अरे कहने दीजिए ना। अरे ये तो खुद गजवाए हिंद के प्रतिनिधि बैठे हैं यहाँ पर। हबीब खान जी, गाजा के लिए आंसू बहाएंगे, जाने की आवश्यकता नहीं है। चुप करके बैठ जाएंगे। आपको उन्होंने सवाल पूछा, आप मर्यादा में रहते उस सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन आप तुरंत दलाल और पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। बता रहा हूँ कि राहुल गांधी को उपाधि मिल चुकी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं। ये भारत में अराजकता चाहते हैं, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भारत जल उठे, ये चाहते हैं कि भारत की जो युवा है वो विद्रोह करे। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटेंगे तब हम अमित जी से भी बात करेंगे, क्योंकि शशि थरूर जैसे नेताओं का जो बयान है, क्या ये माना जाए कि विपक्ष के भीतर एक अलग लाइन खिंचती दिख रही है? ये समझना बहुत जरूरी है। और क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सुर में बोलना आज भी संभव है? क्या थरूर के मन में क्या है? सवाल बहुत लाउड एंड क्लियर है। हम इस पर कर रहे हैं बात, पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है। बिना किसी देरी के संजीव श्रीवास्तव जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। संजीव जी, विदेश नीति पर ये आंतरिक राजनीतिक मतभेद जो है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को या भारत को कमजोर करता दिखाई देता है क्या सर? आपके हिसाब से मैं समझना चाहूंगा इस जो कुछ भी ये आंतरिक राजनीतिक मतभेद विदेश नीति या किसी भी विषय पर होता है। तो देखिए आशीष जी, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और जाहिर है कि इस लोकतंत्र को बनाने में सभी जो रिस्पॉन्सिबल जो लीडरशिप रही, जो विजनरी लीडरशिप रही, चाहे वो महात्मा गांधी के आंदोलन आप ले लें, स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो हमारे अनेक महान नेताओं ने और संविधान निर्माताओं ने इस लोकतंत्र को गढ़ा है, बनाया है, उसकी नींव रखी है। लेकिन इस पूरे लोकतंत्र की जो विरासत हमें जो मिली है, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो सभी को करने की आवश्यकता है। और जब हम कोई बयान देते हैं, और विशेष रूप से जब किसी जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कि विपक्ष का नेता है, जब कभी भी विदेश की यात्रा करता है, तो वहां पर जाकर के इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए, जरा भी उचित नहीं है कि जिसका कि इस्तेमाल जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, देश के जो दुश्मन हैं, वो उसको करें। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं, वो करने वाले बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में मौजूद हैं। भारत से कहीं ज्यादा बड़ी जो इस तरीके की साजिशें हैं विदेशों में रची जाती हैं। और वही उसी धरती पर जाकर के अगर कोई भारत के संसद का सांसद और विपक्ष का जो नेता जैसे पद पे अगर कोई बैठा है, तो इस तरीके की बातें करेगा तो उसका जरूर वो दुरुपयोग करेंगे जो भी देश के दुश्मन हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर भी फोरम्स मौजूद हैं, संसद है, मीडिया है, हमारे आप जैसे अनेक प्लेटफॉर्म हैं जिसके की माध्यम से आप अपनी बातें रख सकते हो। लेकिन विदेशों में जाकर के और विदेशों की धरती पर जाकर के ये कहना कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है, बैक स्लाइडिंग हो रही है, वहां पर बातें नहीं रखने दी जाती पूछा ना सर, क्या राष्ट्रहित अब राजनीति का शिकार हो गया है क्या? तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे अपने राष्ट्र को जो है सुरक्षित रखना है, राष्ट्र की प्रगति को, विकसित भारत को बनाने की दिशा में हमें आगे बढ़ना है,
तो जाहिर है कि सभी को उसमें अपना योगदान देना होगा और जिम्मेदारी भरे कदम ठीक है। उठाने होंगे। ओके। ठीक है, अमित जी, लोकतंत्र है, ठीक। अनेक विषय ओके हो सर। सकते हैं, ठीक। विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसका जो ओके, got it, फोरम है वो got it, देश के अंदर होना got it। चाहिए, न कि आप अमित जी, विदेशों की जब धरती पर जाकर शशि के इसको थरूर चुनौती जैसे दें। बड़े विपक्षी नेता विदेश नीति के विषय पर भारत सरकार की लाइन को सही बताते हैं, तो क्या यह कहना गलत होगा कि भारत सरकार की कूटनीतिक बड़ी जीत है ये? अमित जी। नहीं, बिल्कुल गोस्वामी साहब, अगर देखिए जिस तरीके की राजनीति शशि थरूर करते हैं, निश्चित तौर पर वो देश हित में करते हैं, वो देश के लिए हमेशा खड़े होते हैं। और कभी भी अगर कांग्रेस कोई ऐसी लाइन लेती भी है जो देश हित में नहीं है, तो वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। और ये एक स्टेट्समैन का यही एक परिचय होता है। आपने देखा ओवैसी को किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर में जगहों पर अलग अलग देशों में भेजा गया, तो उन्होंने किस तरीके से देश के लाइन को लिया। तो ये एक असली स्टेट्समैन के चरित्र को दर्शाता है जी। दूसरी बात, अभी सुदर्शन जी ने कहा कि किस तरीके से बाबर के मजार पर जाकर फातिहा पढ़ने का काम स्वर्गीय नेहरू जी ने किया, सुरेंद्र इंदिरा स्वामी जी जी ने ने, किया। हाँ। और 2005 में तो बकायदा पूरा जमला लेकर फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह सबको लेकर राहुल गांधी 2005 में गए थे। तो इसको आप झुठला नहीं सकते कि किस तरीके से आपने जाकर बाबर के मजार पर सर टेका था और वहां पर फातिहा पढ़ने का काम किया था, और उनको अपने पूर्वज जो आकर बताते रहते हैं। दूसरी बात, अब इसको आप कह देने पर आप उसको गालियां देने लग जाए, तो ये वही विचार है जो होता है ना, राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर अब ध्वजारोहण तक हो गया, कांग्रेस पार्टी का एक नेता वहां नहीं गया। ये अगर सवाल मैं पूछ लेता हूं तो खैर ये मुद्दे से अलग सवाल हो जाएगा, लेकिन इस पे भी तिलमिला उठेंगे कांग्रेसी। सवाल यही है घूम फिर के, इस पर सियासत करने की आवश्यकता क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सुर में नहीं बोला जा सकता क्या? अमित जी, क्यों नहीं बोला जा सकता? तो आज G20 हो, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, ग्लोबल साउथ हो, इन सभी मंचों पर भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, चाहे मालदीव्स हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, इन सब के साथ हम आज बहुत मजबूती के साथ हमारे रिश्ते सुधरे हैं पहले के मुकाबले। एक सवाल और अमित जी से पर, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं सुरेंद्र स्वामी जी से बात करूंगा क्योंकि समय थोड़ा सीमित यहाँ से बचा है। मुन्ना हबीब खान ने कहा कि मोदी जी का विरोध देश का विरोध कैसे हो गया, जरा ये बता दीजिए कैसे हो गया? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना को राष्ट्रहित के खिलाफ बोलना सही है क्या? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है मुन्ना हबीब खान जी के लिए जरूरी होगा, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? नहीं, देखिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं हो सकता। आप मोदी जी की आलोचना कीजिए ना, यहाँ पर तो आप भर भर के गालियां देते ही हैं मोदी जी को, किसी ने आपको रोका नहीं। आपने मोदी मर जा मोदी, मोदी की कब्र खुदेगी, गंदी नाली का कीड़ा, चाय बेचने वाला, नीच इंसान, आपने कहा है। और जब आपने ये कहा तो आपको किसी ने रोका नहीं, ना ही आप पे कोई FIR दर्ज हुई, ना ही आपको किसी ने जेल में बंद किया। तो आप मोदी की आलोचना कीजिए, भर भर के आलोचना कीजिए, पर देश में कीजिए। लेकिन जब आप यही चीज विदेश में जाते हैं, वहां पर आपके लिए स्टेज सजाया जाता है, तो आप कहते हैं कि हम हरियाणा में जीत रहे थे लेकिन हम हार गए क्योंकि वोट चोरी हो गई। आप महाराष्ट्र में जीत रहे थे लेकिन आप हार गए क्योंकि वोट चोरी हो गई। आपके सारे इंस्टीट्यूशंस में RSS का कब्जा है। जब इस तरीके की बातें आप विदेशी के मंचों, सुरेंद्र स्वामी जी, क्या शशि थरूर का बयान कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के अंदर ये कोई वैचारिक टकराव की स्थिति को उजागर कर रहा है क्या? ये मुझे समझना होगा आपसे, और ये किस दिशा में जाती कांग्रेस दिख रही है आपको आगे? नहीं, देखिए कांग्रेस तो अब 2.5% की पार्टी है। यूपी में 2.5% की पार्टी है, बंगाल में 2.5% की पार्टी है, बिहार में 2.5% की पार्टी, तो पार्टी रही नहीं अब। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि कोई एक लीडर है, LOP के नाम से आप उसको कवरेज देते हैं, वो विदेशों में जाके कुछ भी बोले, क्या उसकी बात का देश में कुछ असर हो रहा है क्या? जनता में, जो जनता सरकार चुनती है उस पर कोई असर हो रहा है क्या? और देश में वो बोलते हैं तो उसकी क्या जनता मान रही है? कोई उनको वोट दे रही है? कोई उनके साथ चल रही है? तो ये तो खाली ये करते रहेंगे, और ये इसलिए करते रहेंगे क्योंकि ये गजवाए हिंद के लोग हैं, ये सनातनी विरोधी लोग हैं। तो इनको तो कभी बर्दाश्त ही नहीं होगा कि 70 साल जो नेहरू परिवार ने यहाँ पर एक नींव रखने की कोशिश की, उसका एक एक पत्थर उखाड़ के फेंक दिया मोदी ने, और जो कुछ बचे हैं वो भी उखाड़ दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों से कोई उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने पूछा
और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से आधा सहमत हूं कि मोदी का विरोध राष्ट्र विरोध नहीं है, आशीष का विरोध भी राष्ट्र विरोध नहीं है, और स्वामी को दलाल कहना भी राष्ट्र विरोध नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विदेश पर जाकर उनकी नीतियों का वहां पे जाकर विरोध करना, ये राष्ट्र विरोध है। वो वहां मोदी नहीं है, वो वहां प्रधानमंत्री हैं। जब एक प्रधानमंत्री भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जैसे हमारा एक खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही मोदी वहां मोदी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी को कौन बुलाएगा वहां पे? वो प्रधानमंत्री है इसलिए जाते हैं। राजीव गांधी को कौन सुनेगा? एलओपी है इसलिए कहते हैं लोग। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि ये पार्टी शुरू से अंग्रेजों की बी टीम रही। कांग्रेस पार्टी का गठन तो भारत वालों ने किया नहीं, इनका गठन तो अंग्रेजी साम्राज्य ने किया था कि भारत में आजादी नहीं आए उसको रोक के रखा जाए, तो अंग्रेज बनी। ओके, मुन्ना हबीब खान, अगर विदेश नीति सिर्फ भारत की होती है, अगर विदेश नीति ठीक है, मैं थोड़ी बात और हो जाए सर, ये मुन्ना हबीब खान से ज्यादा बात नहीं हो पाई, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, हंसने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी इनको क्यों हंसी आ रही है इतने गंभीर विषय पर, ये मैं उनसे पूछ लेता हूँ। हारता है दो ही काम करता है, रोता है या पागलों की तरह हंसता है, वही कांग्रेस की हालत है आजकल। जैसा कि शशि थरूर ने कहा, मुन्ना हबीब खान जी आपकी पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, शशि थरूर सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी नीति मोदी की नीति नहीं होती है, ये नीति भारत की नीति है। अगर विदेश नीति सिर्फ भारत की होती है, मान लिया जाए जैसा कि वो कह रहे हैं, जैसा कि होता भी है, तो कांग्रेस के नेता बार बार सरकार की जो आलोचना है, वैश्विक रणनीति पर सवाल है, वो क्यों उठाते हैं, क्यों करते हैं? मुन्ना हबीब खान, देखिए, देश के मंच हो या राष्ट्र के मंच हो, कई बार हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये चोर चोटों की सरकार है, तो आप उस पर एफआईआर क्यों नहीं करते? ये सरकार अपाहिज है, बुजदिल है, चूड़ियां पहन रखी है, चूड़ियां नहीं पहन रखी है। सर, अब मैं वही बोलूंगा कि जमानत पर बाहर हैं, तब आप कहेंगे कि जो है नहीं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। गुजरात में जाकर एक बयान दिया था, अग्रिम जमानत लेनी पड़ी। क्या करनी है? जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए ना। सरकार को लोकतंत्र में जनता ने एफआईआर कर दी, उसको रिजेक्ट कर दिया। मानते हैं जिस आदमी की कोई औकात नहीं है, क्या हमारी माताएं बहनें को आप अभी आप कांग्रेस पार्टी के पेश कर रहे हैं। सवाल बहुत सिंपल है, सवाल बहुत सिंपल है। अगर विदेश नीति सिर्फ भारत की है, अगर विदेश नीति सिर्फ भारत की होती है, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग एलओपी वो भारत को वैश्विक मंच पर जाकर बदनाम क्यों करते हैं? ये सवाल बहुत सिंपल है, इस पर जवाब दे नहीं पा रहे मुन्ना हबीब खान। आप इधर उधर की बात ज्यादा कर रहे हैं। ये भारत विरोधी ताकतों की बी टीम है, ये भारत विरोधी। एक बार सर 10 सेकंड दे रहे हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे। राहुल गांधी बी टीम है। जी बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं आशीष जी कि राहुल गांधी लेड कांग्रेस पार्टी देश विरोधी ताकतों की बी टीम है, तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हो? वहां जाके क्या बोलेंगे? एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं अमित जी की। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी जल्दी से मुझे क्लोज करना। अमित जी, इससे दिक्कत इनको होगी क्योंकि इन्हीं के प्रेसिडेंट रहे देवकांत बरुआ, उन्होंने ही नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये नारा जो दिया था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, इन्हीं के प्रेसिडेंट ने दिया था। तो ये तो उस तरीके की मानसिकता से है, इसीलिए आज इनको लगता है कि हो सकता है कि मोदी को मुझे ऐसा लगता है अमित जी की राष्ट्रीय सुरक्षा पर या विदेश नीति पर राजनीति करना विपक्ष के लिए उल्टा पड़ सकता है, और शायद इसीलिए चेतावनी देते नजर आए हैं। अपनी पार्टी की बड़ी चिंता है थरूर जी को, वो शायद ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एलओपी को, तमाम नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के किस प्रकार की पॉलिटिक्स अब एग्जिस्ट नहीं करती, मत करिए, उल्टा पड़ जाएगा, सेल्फ गोल है। लेकिन अभी भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास समय इतना ही था, आप सभी का बहुत आभार समय देने के लिए, संजीव जी, सुरेंद्र जी, हबीब खान साहब और अमित तिवारी जी। देखिए बहुत स्पष्ट है जो कहा है शशि थरूर ने कि विदेश नीति नहीं होती है, विशेष तौर पर कांग्रेस की या भाजपा की। विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ भारत की होती है, और उससे भी आगे जाकर जो उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हार पर खुश जो होता है, मतलब वो भारत की हार पर खुश होता है। इस पर कांग्रेस पार्टी किनारा कर रही है, कह रही कि भैया ये उनका व्यक्तिगत निजी बयान है, पार्टी की आधिकारिक लाइन ये नहीं है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।